नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटर स्तरीय पदों की नियुक्ति के लिए द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आज, जिसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 27/9/2023 से और अंतिम तिथि 11/11/2023 है। तो यह बिहार सरकार द्वारा जारी यह बहुत बड़ी वैकेंसी है, जो कि लगभग 11,000 पदों की वैकेंसी है, जो कि इंटर स्तरीय है। यानी कि 10+2 करने वाले जितने भी छात्र हैं वे सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना द्वारा निर्गत है यह। तो देखिए, इंटर स्तरीय पदों की नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। तो देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग, जिसकी अंतिम तिथि आवेदन की 11/11/2023 और आवेदन की प्रारंभ तिथि 27/9/2023 है। तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों में इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचनानुसार द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार पद निम्न रूपेण है। यानी कि यह इंटर स्तरीय जो बिहार एसएससी वैकेंसी जो निकली हुई है, उसके लिए जितने भी पद हैं वे सभी के कोटिवार अलग अलग निम्न रूपेण हैं, जिन्हें ध्यान तक देखें। पहला क्रम संख्या पद का नाम जो है यह विभाग का नाम, तो निम्न वर्गीय लिपिक पद है, निम्न वर्गीय लिपिक पद, निम्न वर्गीय लिपिक में मद निषेध पद परिवहन विभाग। यानी कि इन सारे विभाग को लेकर के लगभग 11,000 प्लस में वैकेंसी है। इसमें कंप्यूटर ज्ञान के साथ साथ टाइपिंग की भी जानकारी होनी चाहिए। ये सारे विभाग से यह नोटिफिकेशन जारी हुई है। और इसमें नोट में दिव्यांगता की प्रकृति कुल पदों की संख्या जो है यह 11,098 है। टोटल पदों की जो संख्या 11,098 है। तो देखिए, दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। यह दृष्टि दिव्यांग यानी कि मुख बाधिर दिव्यांग, चलन दिव्यांग या मनोविकार दिव्यांग एवं MUD यानी कि बहु दिव्यांग, ये सभी न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वह ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें आरक्षण की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी कि जब आवेदन की जाएगी तो उस समय आरक्षण कोटिवार जितने भी अभ्यर्थी हैं वे अपनी आरक्षण कोटि से संबंधित प्रमाण पत्र को उसमें अंकित करेंगे एवं उन्हें सामान्य अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। अगर आरक्षण कोटि वाले अभ्यर्थी अगर अपनी आरक्षण प्रमाण पत्र को अगर शामिल नहीं करते हैं तो उनको अनारक्षित यानी कि जनरल सामान्य वर्ग में रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2023 मूल के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही दे होगा। यानी कि राज्य संबंधी जो भी आरक्षण होगा यह राज्य के मूल निवासी को ही दिया जाएगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि वे सामान्य वर्ग में जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार को पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आवेदन करने की प्रक्रिया के समय जितने भी प्रमाण पत्रों की जो ज्ञापन दिया जाएगा उसमें सभी फाइनल होने के समय, यानी कि जिस दिन प्रमाण पत्र उपलब्ध करना होगा, कब जिस दिन यह जांच प्रक्रिया जब होगी काउंसलिंग के समय,
यह सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना होगा। आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्टि होने के पश्चात, यानी कि अगर आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अगर अपने जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं तो उसके बाद ही उन्हें आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन से के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर, यानी कि किसी प्रकार की अगर गलती हो रहा है तब वे आरक्षण का दावा के लिए मान्य नहीं होंगे। अगला है इसमें, ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जो प्रमाण पत्र जारी की जाएगी उसके अलावा बाद में इसमें सुधार करने के लिए कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन बदलाव नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र 18B में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। यानी कि जो आरक्षण का दावा करने वाले जितने भी महिलाएं हैं उनको अपने पिता के नाम वाले पता से आरक्षण मिलेगा, अन्यथा उनको पति के पता से कोई भी प्रकार की आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि उनको जाति प्रमाण पत्र जो बनवाना होगा वह अपने पिता के यहाँ से ही बनवाना होगा, यानी कि अपने पिता के एड्रेस पर बनवाना होगा, न कि पति के एड्रेस पर। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन 16/1/44 दिनांक 28/11/2012 के आलोक में नियुक्ति, प्रोन्नति नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार बदलाव नहीं किया जा सकता है। अतः प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। अब दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, अगर किसी अपने शरीर से अक्षम अगर अभ्यर्थी होंगे उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापन 13/062 दिनांक 12/10/2017 के प्रावधान के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण दे हैं। विभागों से प्राप्त अधियाचना में दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की संख्या विभागवार या पदवार उपरोक्त तालिका में अंकित है। यदि कोई रिक्ति किसी उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारणों से भरा नहीं जाएगा तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगला
नियुक्ति में अग्रणित कर दी जाएगी। यानी कि किसी कारणवश अगर विकलांग लोगों की संख्या अगर इतनी नहीं पहुंच रही है तो उनकी सीटें खाली रख दी जाएगी और अगले वैकेंसी जब आएगी तो उसी के साथ इसको अग्रणी की जाएगी, यानी कि उसी में शामिल की जाएगी। दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन 13/062 दिनांक 12/10/2017 संलग्न विहित प्रपत्र से अनुबंध 1 में दिव्यांगता प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा, अन्यथा उन्हें दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कतिपय पद हेतु बहुत दिव्यांगों के लिए भी रिक्ति निर्धारित है और उनके लिए जो दावा करेंगे तो उनके पास दिव्यांगता अधिकार अधिनियम या नियमावली 2017 के अनुसार वर्णित विविध प्रपत्र फॉर्म 6 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा बहुत दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दे होगा। बहुत दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कर्णांकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित की गई है। इसके बाद है बहुत सारा नोटिफिकेशन में तो दिखाया गया, लेकिन अब देखा जाएगा उम्र सीमा। अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र वार नंबर, तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा में के आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे, यानी कि प्रथम परीक्षा में जो नाम अंकित रहेंगे वहीं दूसरी परीक्षा में भी अंकित रहेंगे। तो अंकित काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात यानी उसके बाद कोई समय दे नहीं होगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना आवश्यक है। उम्र सीमा। अब अभ्यर्थी की उम्र सीमा अगर देखा जाए तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, यानी कि 1/8/2001 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकार अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों तो वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत रहेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष जबकि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करते समय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन इसमें अपरीक्षा शुल्क प्रारंभिक परीक्षा के लिए परीक्षा जो शुल्क है यह सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये,
सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के समान, यानी कि विकलांग जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 135 रुपये, महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार की अस्थायी होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 135 रुपया, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी यानी पुरुष महिलाओं के लिए 540 रुपये है। जबकि देखा जाए परीक्षा शुल्क प्रारंभिक के लिए बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 540 और अनुसूचित जाति जनजाति जो कि बिहार के अस्थायी निवासी 135 और दिव्यांगों के लिए 135 और सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपया, जबकि बिहार से अदर राज्य के श्रेणी के लिए 540 रुपये दे होंगे। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क एवं सेवा कर अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 27/9/2023 से 9/11/2023 तक जमा किया जाएगा। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान किए जाने से यह नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह अहस्तांतरणीय होगा। परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे 1 नंबर। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है, यानी कि 40,000 आवेदन पड़ने पर ही प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जबकि अधिकतम आवेदन प्राप्त होने पर इन्हें विभिन्न चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। और यह प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और यह इसका माध्यम में 1 से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, यानी कि टोटल में सीट के अनुसार 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता यानी कि जांच, रीजनिंग होगा। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक यानी कि रीजनिंग होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वह 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न अगर सही होता है तो उसके लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि एक अंक प्रश्न अगर गलती होता है तो उसके लिए 1 अंक काट ली जाएगी। तो परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार है। सामान्य